E11 हिंदी। फू। रूई ने सांस छोड़ते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने शरीर को घुटनों के बल झुका लिया। कुछ दूरी पर कई बेलनाकार ट्यूब समानांतर रूप से उसकी ओर इशारा करते हुए खड़ी थीं। ये हाथ आंख समन्वय प्रशिक्षण का हिस्सा था जिसके लिए उसे जाना था। बैंग बैंग बैंग। मशीन ने रूई पर 3 गेंदें फेंकी। उसने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर गेंदों को पकड़ना चाहा ताकि उनमें से कुछ को पकड़ सके। तुम चूक गए, दोहराओ, उसके सुपरवाइजर ने सख्ती से निर्देश दिया। रूई एक बार फिर तैयार मुद्रा में बैठ गया, अपनी इंद्रियों को बढ़ाते हुए और अपने शरीर को किनारे पर रखते हुए। बैंग बैंग बैंग। उसने तीनों को पकड़ने की कोशिश करना पहले ही छोड़ दिया था, यह उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा था। फिलहाल उसने उनमें से सिर्फ एक को पकड़ने की कोशिश की। एक गेंद पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद ही वह आखिरकार उसे पकड़ने में सफल हुआ, जिससे वह बहुत खुश हुआ। बेहतर होगा, उसके प्रशिक्षक ने सिर हिलाया। तुम जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो, पर्याप्त अभ्यास और कड़ी मेहनत से तुम और अधिक करने में सक्षम हो जाओगे। जी सर, रूई ने सिर हिलाया। उन्होंने पाया कि शरीर आंख समन्वय प्रशिक्षण सबसे कठिन था। वह निस्संदेह सभी नौसिखियों में सबसे खराब था। इस संबंध में वह सबसे कम उम्र का और सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होने के कारण उसका प्रदर्शन उसके साथियों के विपरीत था। अगर उसकी उम्र का कोई और छात्र ऐसा करता तो निश्चित रूप से उन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता, लेकिन रूई ने इसे सहजता से लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह और मजबूत हो गया है। इस भावना ने उसे उत्साह से भर दिया, जिसने उसे और भी अधिक तीव्रता से प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। बेशक यह महज एक सनसनी थी, वास्तविक नहीं। एक नौसिखिए के लिए इतनी तेजी से बढ़ना असंभव था। रूई ने अनुमान लगाया कि 90 दिनों में वह महत्वपूर्ण सुधार देख पाएगा। एक बार फिर उसके प्रशिक्षक ने निर्देश दिया। रूई ने सिर हिलाया, अपने रुख में आते हुए। वह पहले से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ था। धीरे धीरे और स्थिरता से उसने दौड़ जीत ली। शेष दिन एक के बाद एक प्रशिक्षण सत्रों की श्रृंखला थी। रूई ने विभिन्न प्रकार के शरीर आंख समन्वय प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया, जब तक कि उसे दिन के अंत में अवकाश नहीं मिल गया। ओह! रूई ने आह भरी और नहाकर खुद को तरोताजा किया, सीट और पूरे दिन की ट्रेनिंग में जमी गंदगी को धोया। उसने जल्दी से खुद को सुखाया और फिर कुछ आरामदायक कपड़े पहने। उसका इरादा केन के साथ घूमने और नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्व देखने का था। रूई की नजर कैरा पर पड़ी, जो किसी प्रतीक चिन्ह जैसी चीज से खेल रहा था, और वह दरवाजे की ओर बढ़ गया, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया और रूई की ओर तीखी नजर से देखा। रूई ने हल्की आह भरकर उसकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया। मैं देख रहा हूं कि वह हमेशा की तरह ही संकोची है। उसने मन ही मन कंधे उचका दिए। वह ऐसे किसी व्यक्ति से बातचीत करने की जहमत नहीं उठाता जिसे स्पष्ट रूप से सामाजिक मेलजोल में समस्या हो। वह तुरंत अप्रेंटिस छात्रावास की ओर चल पड़ा और केन को अपने साथ अप्रेंटिस स्पेयरिंग सेंटर में ले गया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यह मैच देखने का मौका मिला। रूई ने अपना सिर हिलाया। सच है, केन ने सिर हिलाया। अगर वे दोनों मार्शल अप्रेंटिस होते तो शायद आप यहां नहीं होते। मार्शल अप्रेंटिस को अकादमी में बहुत स्वतंत्रता थी, जिसका अर्थ है कि वे दिन के किसी भी समय द्वंद्वयुद्ध के लिए पंजीकरण कर सकते थे। रूई के पास हर दिन केवल थोड़ी सी स्वतंत्रता थी। जब वह द्वंद्वयुद्ध देखने के लिए अप्रेंटिस स्पेयरिंग सुविधा में जा सकता था, वह उन सभी द्वंद्वयुद्धों को मिस कर देता था जो उसके ब्रेक अवधि के दौरान नहीं होते थे। वह नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्वयुद्ध को देखने में किस्मत की वजह से नहीं बल्कि इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन दोनों में से एक उसके जैसा ही था, एक नौसिखिया छात्र। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। रूई को आश्चर्य हुआ कि वह छात्र फेलिक्स नहीं था, बल्कि नौसिखिया छात्र नेल था। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नेल मार्शल अप्रेंटिस नहीं थी, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनने की शर्त युद्ध कौशल से संबंधित नहीं है। यह आपके मार्शल फाउंडेशन और आपके मार्शल पद से संबंधित है, केन ने समझाया। नेल बेहद दुर्जय है, लेकिन अपने मार्शल कौशल की वजह से नहीं, बल्कि अपने कौशल और तकनीक की वजह से। बल्कि उसकी शक्ति उसके अविश्वसनीय शारीरिक कौशल से आती है। रूई ने सिर हिलाया। उसने नेल को कई प्रदर्शनकारी प्रशिक्षण सत्रों में देखा था, जिससे वह और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अगर वह मार्शल अप्रेंटिस हुए बिना भी इतना मजबूत है, रूई ने सोचा, तब वह संभवतः सबसे शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस होगा जब वह मार्शल अप्रेंटिस बनेगा। केन ने बात पूरी की। हम इस द्वंद्वयुद्ध में उसके युद्ध कौशल के बारे में और अधिक जान सकेंगे। रूई ने कहा, क्या आप जानते हैं कि फेलिक्स कितना शक्तिशाली है?
हाँ, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता था कि वह मार्शल अप्रेंटिस बन जाएगा। केन ने स्वीकार किया। हम 6 महीने पहले मिले थे जब मैं मार्शल अप्रेंटिस बना ही था और वह तब भी एक्सप्लोरेशन स्टेज में था। तो वह कुछ समय पहले ही प्रशिक्षु बन गया होगा, रूई ने निष्कर्ष निकाला। इसके अलावा अगर आप उसे केवल उसके अन्वेषण चरण में जानते थे तो उसने तब तक अपना मार्शल पद नहीं खोजा था, है न? केन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि उसकी मार्शल आर्ट क्या है। वे हल्की फुल्की बहस करते हुए अप्रेंटिस स्पैरिंग सेंटर की ओर बढ़े। जब वे सुविधा केंद्र पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भारी भीड़ थी। केन ने सीटी बजाई, ये बहुत सारे लोग हैं। आखिरकार ये हमारे बैच का पहला द्वंद्व है। साथ ही ये नौसिखिए टॉपर और मार्शल अप्रेंटिस के साथ द्वंद्व है। यह अजीब होगा अगर इसमें इस तरह की दिलचस्पी नहीं होती। केन ने उत्सुकता भरे भाव से सिर हिलाया। वह खुद भी इस मुकाबले के बारे में काफी उत्सुक था। तभी, अरे तुम दोनों भी यहाँ हो, एक आवाज ने उनसे कहा। केन का उत्साह तुरंत कम हो गया, उसने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया। रूई ने भी आह भरी। हाँ, उसने हल्के से जवाब दिया। कौन जीतेगा इस पर कोई विचार है? फे ने उन दोनों से पूछा, विशेष रूप से केन से, क्योंकि वे दोनों फेलिक्स के परिचित थे। केन ने कंधे उचका दिए और कहा कि वह जल्दी ही कहीं नहीं जा रही है। जब तक फेलिक्स की तरक्की में बहुत तेजी नहीं आती तब तक वह शायद जीत नहीं सकता। फे ने सिर हिलाया, लेकिन उसने नेल को प्रवेश परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षा में उसके प्रदर्शन को देखने के बावजूद चुनौती दी। इसका मतलब है कि वह कुछ हद तक आश्वस्त है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि नेल को चुनौती देते समय वह कितना तर्कसंगत था। रूई ने जवाब में अपना सिर हिलाया। जब ये हुआ तो मैं वहीं था, मेरा विश्वास करो, वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नस फटने वाली है। फे ने स्पैरिंग रिंग की ओर रुख किया। तो फिर हमें ये देखना होगा कि उसका निर्णय कितना तर्कसंगत था और कितना भावनात्मक, मुझे लगता है। हे, तुम डरे नहीं, नेल मुस्कुराए। मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा, फेलिक्स ने दबे हुए गुस्से से जवाब दिया। अपने पैसे को अपने मुंह पर रखो, मादरचोद, नेल ने कटाक्ष पर जोर दिया। फेलिक्स ने दांत पीसते हुए चुप रहने का निर्णय लिया। रेफरी ने शीघ्र ही दोनों खिलाड़ियों को अपना स्थान ग्रहण करने, झुकने तथा अपना रुख अपनाने को कहा। दिलचस्प, रूई ने फेलिक्स के रुख को देखते हुए कहा। फेलिक्स ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया था और हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाया था, जब तक कि उसका सिर छाती के स्तर तक नहीं पहुंच गया था। वह एक पहलवान है, रूई ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। यह एक बहुत ही आम कुश्ती मुद्रा थी और इसके पीछे भी अच्छे कारण थे। इस मुद्रा में पहलवानों को दूरी कम करने के लिए टेकडाउन और शूट लॉन्च करने की अनुमति थी और इसे पूर्ण संपर्क ग्रैपलिंग मैच में बदल दिया। स्क्वाट उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट के निचले हिस्से पर दौड़ने की अनुमति देता था, इसे शूट के रूप में जाना जाता था, और हाथों को अपने विरोधियों को पकड़ने में सक्षम होने के लिए रखा जाता था ताकि वे दूरी को खोलने या अपना संतुलन बनाए रखने से रोक सकें। फे ने सिर हिलाया। अगर वह लड़ाई को पूर्ण संपर्क लड़ाई में बदलने में सफल हो जाता है तो वह जीत सकता है। नेल का रुख थोड़ा अजीब था, वह थोड़ा सा बैठा हुआ था और अपनी बाहें ढीली छोड़ रहा था, जमीन से ऊपर लटक रही थी। उसका व्यवहार शांत था, उसके चेहरे पर आलसी आत्मविश्वास की झलक थी। तैयार हो जाओ और शुरू करो, रेफरी ने मैच शुरू किया। फेलिक्स ने तुरंत अपनी बाहें खोलकर नेल पर छलांग लगाई, यह एक आम चाल है। जैसे ही फेलिक्स नेल को पकड़ने वाला था, वह उछलकर फेलिक्स के सिर पर जा गिरा, एक पैर पर संतुलन बनाते हुए, दोनों हाथ जेब में डाले हुए। फेलिक्स ने तुरंत नेल के पैरों पर वार किया, उसे नीचे गिराने की उम्मीद में, लेकिन इससे पहले कि नेल आसानी से उसके पीछे उतरता, वह उछलकर नीचे गिर जाता। उस चाल की ताकत ने फेलिक्स को उसके घुटनों पर धकेल दिया था, जबकि नेल आलसी ऊप के साथ उसकी ओर देख रहा था। क्या यही सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते थे? उसने जम्हाई ली। फेलिक्स ने गुस्से में गुर्राते हुए अपनी सारी ताकत एक तेज, शक्तिशाली झटके में झोंक दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने नेल को आसानी से पकड़ लिया। नेल ने कोई हरकत नहीं की थी, वह ऊब के मारे बस उसकी आंखों में देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे अपने ऊपर कब्जा करने दोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार पर पछतावा करवा दूंगा। फेलिक्स ने अपमानित होकर कसम खाए। उसने पूरी ताकत से आगे बढ़ने का फैसला किया था। उसने अब तक सीखी गई सबसे मजबूत अप्रेंटिस लेवल फिनिशर चाल का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, रिवर्स व्हिप।
उसने नेल को पीछे से पकड़ लिया, उसके शरीर को ऊपर उठाया और उसे अपनी पीठ के पीछे तक घुमाया, जिससे नेल उसके सिर के बल गिर गया। बूम! टक्कर से बहुत तेज आवाज पैदा हुई। फेलिक्स द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के कारण तेज हवा का झोंका भी आया। ये तो साफ था, मैंने उसे पकड़ लिया। फेलिक्स बहुत खुश था। रिवर्स व्हिप एक जर्मन सुप्लेक्स था, हालांकि इसकी शक्ति बहुत अधिक थी। यह तकनीक शरीर की हर मांसपेशी से शक्ति को निर्देशित, संचित और अभिसरित करती थी। यह आउटर कन्वर्जेंस से काफी मिलता जुलता था, वह तकनीक जिसका इस्तेमाल फे ने रूई के खिलाफ किया था। वही सिद्धांत, अलग अलग अनुप्रयोग। फेलिक्स प्रसन्न भाव से खड़ा हो गया, उसने अपनी मां के सम्मान की रक्षा की थी। बुरा नहीं, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक दुखदायी है, आप जानते हैं। फेलिक्स के पीछे से आए आवाज ने कहा, जिससे वह स्तब्ध रह गया। कोई रास्ता नहीं है। वह आंखों में डर लिए घूमा। नेल ने उठते हुए अपनी गर्दन हिलाई। हाँ, उसने आगे कहा, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, झूठ नहीं बोलूंगा। वह फिर से अपनी ढीली मुद्रा में आ गया। चूंकि तुमने मुझे वह शानदार चाल दिखाई है, इसलिए यह उचित है कि मैं भी तुम्हारा वह एहसान चुकाऊं। वह मुस्कुराया और अधिक उत्साहित हो गया। क्या तुम सहमत नहीं हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। फेलिक्स ने उसे भयभीत भाव से देखा। तुम। बैम! एक पल नेल फेलिक्स से 3 मीटर दूर था। अगले ही पल उसका हाथ फेलिक्स के पेट में धंस गया था, जिससे उसकी आंतें मुड़ गई थीं। तेज! केन ने कहा। वह खुद भी उस गति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन केवल समानांतर चलने और कुछ अन्य प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों को संयोजित करने के बाद। दूसरी ओर नेल बिना किसी तकनीक का उपयोग किए फेलिक्स की ओर भागा। फेलिक्स टूटी हुई कठपुतली की तरह टूट गया, सांस लेने में असमर्थ। नेल ने उसके डायाफ्राम पर चोट की थी, जिससे वह कुछ समय के लिए अशक्त हो गया था। वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह सांस के लिए हौंफ रहा था, उसके मुंह से लार के बीच खून की धार बह रही थी। नेल ने आह भरी, उसका व्यवहार सुस्त हो गया और वह दृश्य देखकर अपनी सारी उत्तेजना खो बैठा। हम बहुत मजा कर रहे थे। तुम्हें बस जाकर इसे छोटा करना था। ओह ठीक है। उन्होंने कंधे उचकाए, फिर एक नजर अचंभित रेफरी की ओर डाली, जिसने तुरंत ही मैच समाप्त कर दिया। नेल रिंग से बाहर चले गए, भीड़ को अनदेखा करते हुए जो उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई थी, और दरवाजे की ओर बढ़ गए। आह, तुम! उसने फे को पहचान लिया। तुम एंट्रेंस एग्जाम वाले हो, तुम कमाल के थे। उसकी आंखें उसके लंबे, अस्त व्यस्त चांदी जैसे बालों के बीच से चमक उठी। तुम वह जारी रखना चाहते हो जो हम तब नहीं कर पाए थे। मेरे उत्साही हो न तुम, फे ने हंसते हुए कहा। मैं तब खाली थी। मेरे पास एक और घमंडी लड़के के साथ खेलने का समय नहीं है। उसने कहा, केन के हरे बालों को सहलाते हुए, जिसे केन ने तुरंत झटक दिया और उसे घूर कर देखा। नेल ने उसे उदासीनता से देखा। केन और रूई की आंखों से नजरें मिलाते हुए जवाब दिया, हम्फ, तुम डरी हुई कुतिया हो। एक ऐसे लड़के के साहसिक शब्द जो मार्शल अप्रेंटिस तक भी नहीं पहुंचा है। उसने उसकी शत्रुता का जवाब दिया, तुम अब मेरे समय के लायक नहीं हो। मैं दुल्हन परिवार की वारिस हूँ। मेरा समय जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें और मुस्कान हर पल और भी ठंडी होती जा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तनाव बहुत अधिक था। अगर आप इतने व्यस्त हैं तो हमें हर बार परेशान करना बंद कर दें, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे फे जोर से हंसने लगी। नेल ने दोनों को झगड़ते हुए देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। तुम और मैं लड़ेंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। सुविधा छोड़ने से पहले। रूई पूरे समय चुप रही और तीव्र भाव के साथ अंतरिक्ष की ओर देखती रही। वो एक बदमाश है ना? केन ने उस पर कटाक्ष किया। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह ... तुम अच्छे हो भाई। केन ने उसकी पसलियों में घूंसा मारा। ओह, तुम्हारी समस्या क्या है दोस्त? रूई ने अपनी कल्पना से बाहर आकर केन को घूरते हुए कहा। क्या तुम नेल ने जो कहा उसके बारे में सोच रहे हो? उसने रूई को टटोलते हुए पूछा। नेल ने क्या कहा? केन ने उसे घूर कर देखा। 1 मिनट रुको। फेलिक्स और नेल अभी कुछ देर पहले ही रिंग में थे। वे कहाँ चले गए? क्या वह भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी? लड़ाई अद्भुत थी, लेकिन यह उससे भी अधिक अद्भुत है। रूई की अभिव्यक्ति तीव्र हो गई। क्या तुम इस पूरे समय लड़ाई के बारे में सोचने में खोई हुई थी? फे ने झिझकते हुए पूछा। उसे भूल जाओ, वह एक अजीब आदमी है। केन ने अपना सिर हिलाया। अरे, ये तो बहुत बुरा है। रूई ने विरोध किया।
मैं बस आधे सेकंड के लिए इसके बारे में सोच रहा था। केन ने अपने चेहरे पर मुक्का मारा जबकि फे जोर से हंसने लगा। अभी क्या हुआ? रूई ने उस दृश्य को देखकर अपना सिंह, तुम डरे नहीं। नेल मुस्कुराए। मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। फेलिक्स ने दबे हुए गुस्से से जवाब दिया। अपने पैसे को अपने मुंह पर रखो, मादरचोद। फेलिक्स ने दांत पीसते हुए चुप रहने का निर्णय लिया। रेफरी ने शीघ्र ही दोनों खिलाड़ियों को अपना स्थान ग्रहण करने, झुकने तथा अपना रुख अपनाने को कहा। दिलचस्प, रूई ने फेलिक्स के रुख को देखते हुए कहा। फेलिक्स ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया था और हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाया था, जब तक कि उसका सिर छाती के स्तर तक नहीं पहुंच गया था। वह एक पहलवान है। रूई ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। यह एक बहुत ही आम कुश्ती मुद्रा थी और इसके पीछे भी अच्छे कारण थे। इस मुद्रा में पहलवानों को दूरी कम करने के लिए टेकडाउन और शूट लॉन्च करने की अनुमति थी और इसे पूर्ण संपर्क ग्रैपलिंग मैच में बदल दिया। स्क्वाट उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट के निचले हिस्से पर दौड़ने की अनुमति देता था। इसे शूट के रूप में जाना जाता था और हाथों को अपने विरोधियों को पकड़ने में सक्षम होने के लिए रखा जाता था ताकि वे दूरी को खोलने या अपना संतुलन बनाए रखने से रोक सकें। फे ने सिर हिलाया। अगर वह लड़ाई को पूर्ण संपर्क लड़ाई में बदलने में सफल हो जाता है तो वह जीत सकता है। नेल का रुख थोड़ा अजीब था। वह थोड़ा सा बैठा हुआ था और अपनी बाहें ढीली छोड़ रहा था, जमीन से ऊपर लटक रही थी। उसका व्यवहार शांत था, उसके चेहरे पर आलसी आत्मविश्वास की झलक थी। तैयार हो जाओ और शुरू करो। रेफरी ने मैच शुरू किया। फेलिक्स ने तुरंत अपनी बाहें खोलकर नेल पर छलांग लगाई। यह एक आम चाल है। जैसे ही फेलिक्स नेल को पकड़ने वाला था, वह उछलकर फेलिक्स के सिर पर जा गिरा, एक पैर पर संतुलन बनाते हुए, दोनों हाथ जेब में डाले हुए। फेलिक्स ने तुरंत नेल के पैरों पर वार किया, उसे नीचे गिराने की उम्मीद में, लेकिन इससे पहले कि नेल आसानी से उसके पीछे उतरता, वह उछलकर नीचे गिर जाता। उस चाल की ताकत ने फेलिक्स को उसके घुटनों पर धकेल दिया था, जबकि नेल आलसी ऊँट के साथ उसकी ओर देख रहा था। क्या यही सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते थे? उसने जम्हाई ली। फेलिक्स ने गुस्से में गुर्राते हुए अपनी सारी ताकत एक तेज, शक्तिशाली झटके में झोंक दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने नेल को आसानी से पकड़ लिया। नेल ने कोई हरकत नहीं की थी। वह ऊब के मारे बस उसकी आंखों में देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे अपने ऊपर कब्जा करने दोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार पर पछतावा करवा दूंगा। फेलिक्स ने अपमानित होकर कसम खाए। उसने पूरी ताकत से आगे बढ़ने का फैसला किया था। उसने अब तक सीखी गई सबसे मजबूत अप्रेंटिस लेवल फिनिशर चाल का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। रिवर्स व्हिप। उसने नेल को पीछे से पकड़ लिया, उसके शरीर को ऊपर उठाया और उसे अपनी पीठ के पीछे तक घुमाया, जिससे नेल उसके सिर के बल गिर गया। बूम! टक्कर से बहुत तेज आवाज पैदा हुई। फेलिक्स द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के कारण तेज हवा का झोंका भी आया। ये तो साफ था। मैंने उसे पकड़ लिया। फेलिक्स बहुत खुश था। रिवर्स व्हिप एक जर्मन सुप्लेक्स था, हालांकि इसकी शक्ति बहुत अधिक थी। यह तकनीक शरीर की हर मांसपेशी से शक्ति को निर्देशित, संचित और अभिसरित करती थी। यह आउटर कन्वर्जेंस से काफी मिलता जुलता था, वह तकनीक जिसका इस्तेमाल फे ने रूई के खिलाफ किया था। फेलिक्स प्रसन्न भाव से खड़ा हो गया। उसने अपनी मां के सम्मान की रक्षा की थी। बुरा नहीं, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक दुखदाई है, आप जानते हैं। फेलिक्स के पीछे से आए आवाज ने कहा, जिससे वह स्तब्ध रह गया। कोई रास्ता नहीं है। वह आंखों में डर लिए घूमा। नेल ने उठते हुए अपनी गर्दन हिलाई। हाँ, उसने आगे कहा, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, झूठ नहीं बोलूंगा। वह फिर से अपनी ढीली मुद्रा में आ गया। चूंकि तुमने मुझे वह शानदार चाल दिखाई है, इसलिए यह उचित है कि मैं भी तुम्हारा वह एहसान चुकाऊं। वह मुस्कुराया और अधिक उत्साहित हो गया। क्या तुम सहमत नहीं हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेलिक्स ने उसे भयभीत भाव से देखा। तुम। बैम! एक पल नेल फेलिक्स से 3 मीटर दूर था। अगले ही पल उसका हाथ फेलिक्स के पेट में धंस गया था, जिससे उसकी आंतें मुड़ गई थीं। तेज, केन ने कहा। वह खुद भी उस गति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन केवल समानांतर चलने और कुछ अन्य प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों को संयोजित करने के बाद। दूसरी ओर नेल बिना किसी तकनीक का उपयोग किए फेलिक्स की ओर भागा। फेलिक्स टूटी हुई कठपुतली की तरह टूट गया, सांस लेने में असमर्थ। नेल ने उसके डायाफ्राम पर चोट की थी, जिससे वह कुछ समय के लिए अशक्त हो गया था। वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह सांस के लिए हौंफ रहा था। उसके मुंह से लार के बीच खून की धार बह रही थी।
नेल ने आह भरी, उसका व्यवहार सुस्त हो गया और वह दृश्य देखकर अपनी सारी उत्तेजना खो बैठा। हम बहुत मजा कर रहे थे। तुम्हें बस जाकर इसे छोटा करना था। ओह ठीक है। उन्होंने कंधे उचकाए, फिर एक नजर अचंभित रेफरी की ओर डाली, जिसने तुरंत ही मैच समाप्त कर दिया। नेल रिंग से बाहर चले गए, भीड़ को अनदेखा करते हुए जो उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई थी, और दरवाजे की ओर बढ़ गए। आह, तुम, उसने फे को पहचान लिया। तुम एंट्रेंस एग्जाम वाले हो, तुम कमाल के थे। उसकी आंखें उसके लंबे अस्त व्यस्त चांदी जैसे बालों के बीच से चमक उठी। तुम वह जारी रखना चाहते हो जो हम तब नहीं कर पाए थे। मेरे उत्साही हो न तुम, फे ने हंसते हुए कहा। मैं तब खाली थी। मेरे पास एक और घमंडी लड़के के साथ खेलने का समय नहीं है। उसने कहा, केन के हरे बालों को सहलाते हुए, जिसे केन ने तुरंत झटक दिया और उसे घूर कर देखा। नेल ने उसे उदासीनता से देखा, केन और रूई की आंखों से नजरें मिलाते हुए जवाब दिया। तुम डरी हुई कुतिया हो। एक ऐसे लड़के के साहसिक शब्द जो मार्शल अप्रेंटिस तक भी नहीं पहुंचा है। उसने उसकी शत्रुता का जवाब दिया। तुम अब मेरे समय के लायक नहीं हो। मैं दुल्हन परिवार की वारिस हूँ। मेरा समय जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें और मुस्कान हर पल और भी ठंडी होती जा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तनाव बहुत अधिक था। अगर आप इतने व्यस्त हैं तो हमें हर बार परेशान करना बंद कर दें, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे फे जोर से हंसने लगी। नेल ने दोनों को झगड़ते हुए देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। तुम और मैं लड़ेंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। रूई पूरे समय चुप रही और तीव्र भाव के साथ अंतरिक्ष की ओर देखती रही। वह एक बदमाश है ना? केन ने उस पर कटाक्ष किया। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह ... तुम अच्छे हो भाई, केन ने उसकी पसलियों में घूंसा मारा। ओह, तुम्हारी समस्या क्या है दोस्त? रूई ने अपनी कल्पना से बाहर आकर केन को घूरते हुए कहा। क्या तुम नेल ने जो कहा उसके बारे में सोच रहे हो? उसने रूई को टटोलते हुए पूछा। नेल ने क्या कहा? केन ने उसे घूर कर देखा। एक मिनट रुको। रूई उलझन में रिंग की ओर मुड़ी। फेलिक्स और नेल अभी कुछ देर पहले ही रिंग में थे। वे कहाँ चले गए? क्या वह भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी? लड़ाई अद्भुत थी, लेकिन यह उससे भी अधिक अद्भुत है। रूई की अभिव्यक्ति तीव्र हो गई। क्या तुम इस पूरे समय लड़ाई के बारे में सोचने में खोई हुई थी? फे ने झिझकते हुए पूछा। उसे भूल जाओ, वह एक अजीब आदमी है। केन ने अपना सिर हिलाया। अरे, ये तो बहुत बुरा है। रूई ने विरोध किया। मैं बस आधे सेकंड के लिए इसके बारे में सोच रहा था। केन ने अपने चेहरे पर मुक्का मारा, जबकि फे जोर से हंसने लगा। अभी क्या हुआ? रूई ने उस दृश्य को देखकर अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। मेडिकल सुपरवाइजर ने आंखें मूंद ली और सामने पड़ी मेडिकल रिपोर्ट पर नजर डाली। ओह, क्या कोई समस्या है डॉक्टर? रूई ने टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए थोड़ी चिंता के साथ पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर कोई भरोसा नहीं था। नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्वयुद्ध को 3 दिन हो चुके थे। तब से जीवन वैसा ही चल रहा था जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था। जैसे ही द्वंद्वयुद्ध समाप्त हुआ, रूई मानसिक कायाकल्प औषधि के प्रभाव के कारण नींद की उपेक्षा करते हुए प्रशिक्षण पर लौट आए। ऐसी औषधि जो 8 घंटे की नींद की तरह मानस को फिर से जीवंत करती है। औषधि का प्रशासन और साथ ही छात्र की स्थिति की निगरानी करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य था जो इसके साथ आया था, और यह एक ऐसा कर्तव्य था जिसे चिकित्सा विभाग ने पूरा किया। कायाकल्प औषधियों की अधिक खुराक लेने से मस्तिष्क क्षति और मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये संभावित रूप से घातक हो सकता है, और अकादमी ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत सख्त प्रोटोकॉल प्रणाली स्थापित की थी कि यह अनजाने में उनके छात्रों को अपंग न कर दे। यह एक आपदा होगी। चिकित्सा विभाग को ये तय करने के लिए चिकित्सा परीक्षण करना था कि क्या छात्र कायाकल्प औषधि लेने के लिए फिट है, साथ ही मात्रा और प्रभाव भी निर्धारित करना था। रूई ने अभी अभी अपनी दैनिक जांच पूरी की थी और वह एक नामित डॉक्टर के समक्ष उपस्थित थी जो उनका मूल्यांकन कर रहा था। उसने रूई के प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया और असमंजस में पृष्ठों को आगे पीछे पलटने लगी, और अंत में रूई की ओर देखने लगी। आपने 3 कायाकल्प औषधियों का सेवन किया है, एक दिन में एक, लगातार, सही है? हाँ। उसने और भी अधिक उलझन के साथ डेटा पर नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि परीक्षणों में कोई त्रुटि है। आपको तुरंत मेडिकल परीक्षण फिर से करने होंगे। ये सुनकर रूई की आशंका बढ़ गई। उसने सावधानी से पूछा, क्या मेरी तबीयत में कोई समस्या है, डॉक्टर?
नहीं, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि डेटा से पता चलता है कि आप लगातार अधिक मात्रा में औषधियों का सेवन करने के लिए फिट हैं। हालांकि यह एक अच्छी तरह से स्थापित चिकित्सा तथ्य है कि 13 वर्षीय बच्चे हानिकारक और गंभीर लक्षणों के बिना 3 बार नींद छोड़ने के लिए 3 औषधियों का सेवन नहीं कर सकते हैं। इन दैनिक परीक्षणों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत चिकित्सा परिणामों के आधार पर उनकी सीमाओं को सत्यापित करना है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि वे इन सीमाओं को पार न करें। उन्होंने अपने पर्चे पर परीक्षण के लिए दिए गए नुस्खे लिखते हुए इसकी व्याख्या की। रूई ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए सिर हिलाया। तो क्या इसमें लिखा है कि मैं ठीक हूं या ठीक नहीं हूं? परिणामों से पता चलता है कि कुछ और कायाकल्प औषधियों के साथ आप कुछ और दिनों तक बिना सोए रह सकते हैं, हालांकि यह एक चिकित्सा असंभवता है। उसने अपना सिर हिलाया। ये काफी संभावना है कि चिकित्सा या दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में कहीं कोई मानवीय त्रुटि हुई हो या बस एक गलत सकारात्मक हो। आपको एक और कायाकल्प औषधि निर्धारित करना खतरनाक होगा, क्योंकि यह डेटा स्पष्ट रूप से गलत है। एक 13 वर्षीय बच्चे का अवचेतन मन इतना अविकसित और अपरिपक्व होता है कि संभवतः गंभीर प्रतिक्रिया के बिना अधिक सहन नहीं कर सकता। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ। सामान्य परिस्थितियों में यह उसकी ओर से एक बहुत ही उचित विश्लेषण था। पृथ्वी पर भी चिकित्सा परीक्षणों की बात करें तो गलतियां और त्रुटियां असामान्य नहीं थीं। जब कोई असंभावित और असंभावित परिणाम सामने आता था, तो सुरक्षा के लिए परीक्षणों को फिर से लिखना चिकित्सा पद्धति थी। हालांकि उनके पास एक और स्पष्टीकरण था। क्या होगा अगर मैं सामान्य 13 वर्षीय बच्चों की तुलना में अधिक औषधियों का सेवन कर सकता हूं, क्योंकि मेरा अवचेतन मन 13 वर्षीय का नहीं बल्कि 72 वर्षीय व्यक्ति का है। उसने आश्चर्य से सोचा। इसके निहितार्थ बहुत बड़े थे। इसका मतलब था कि वह अपने साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे समय तक प्रशिक्षण ले सकता था। उसे नींद की जरूरत नहीं होगी और वह अपना ज्यादातर जीवन अकादमी में प्रशिक्षण लेते हुए बिता सकता था। अपने साथियों की तुलना में उसकी विकास दर आसमान छू जाएगी। वह उनसे कई गुना अधिक समय तक दिन रात प्रशिक्षण ले सकता था। रूई इस विचार से अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया, लेकिन ये केवल अटकलें थीं, उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह खुद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने उत्साहपूर्वक डॉक्टर से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द परीक्षण करवा लें, जिससे डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। शुक्र है कि अकादमी ने त्वरित और कुशल तरीके से काम किया। 1 घंटे के भीतर ही डॉक्टर ने नए परीक्षणों के नतीजे उसके हाथों में थमा दिए। क्या वह घबराई हुई सी रिपोर्ट पर नजर दौड़ा रही थी, बीच बीच में रूई की ओर देख रही थी। क्या 3 दिनों तक कायाकल्प औषधि लेने के बाद आप ठीक महसूस कर रहे हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने उससे पूछा। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं डॉक्टर। उसने दस्तावेजों को अपनी मेज पर रखते हुए एक गहरी सांस ली। ठीक है, प्रोटोकॉल के अनुसार आपको आवश्यक मात्रा में खुराक दी जाएगी। NO12BIN.CO। तो इसका मतलब यह है कि मैं सचमुच अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक चलने में सक्षम हूं। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि कैसे, लेकिन विचलन असामान्य नहीं है। हालांकि यह नया है। ऐसा लगता है कि आपका अवचेतन मन अपनी उम्र से परे मजबूत है। बहुत अजीब है। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्यों। रूई अंदर से इतना खुश था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह जितनी ज्यादा मानसिक कायाकल्प औषधियां ले सकता था, इसका मतलब था कि वह हर हफ्ते उतने ही ज्यादा घंटे प्रशिक्षण ले सकता था। वह 13 साल के बच्चे से लगभग 7 गुना बड़ा था। अगर समय अवधि मानसिक उम्र पर रैखिक रूप से निर्भर थी, तो उसका रात का प्रशिक्षण भी लगभग 7 गुना ज्यादा हो सकता था। वह इन औषधियों की मदद से प्रशिक्षण के साथ पूरी तरह आगे बढ़ना चाहता था। मैं कितनी जल्दी और कितना मजबूत हो जाऊंगा। वह खुशी से झूम उठा। अल्पावधि में ये बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, लंबे समय के बाद संचित अतिरिक्त समय काफी होगा। रूई का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि वह केन को जल्द ही पकड़ लेगा, जितना उसने शुरू में उम्मीद की थी। शायद अकादमी से स्नातक होने से पहले ही केन ने जो बढ़त हासिल की थी, वह स्वाभाविक रूप से समय के साथ कम सार्थक और प्रभावशाली होती जाएगी। लेकिन औषधियों की मदद से वह इस प्रक्रिया को तेज कर सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अपने जागते समय का हर पल प्रशिक्षण और मजबूत बनने के लिए समर्पित करने की इच्छा महसूस होने लगी। रूई पहले से ही शारीरिक और प्रदर्शनकारी प्रशिक्षण से बुनियादी मार्शल आर्ट अभ्यास में स्थानांतरित हो चुकी थी। मार्शल पाथ की तुलना एक बड़े टॉवर के निर्माण से की जा सकती है।
एक ऊंचे टॉवर के लिए बेहद मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये ढह जाएगा। इस मामले में टॉवर में नींव की एक नहीं बल्कि दो परतें थीं। पहला शारीरिक आधार था, ये शरीर को तराशना और तड़का लगाना था ताकि वह मार्शल आर्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए फिट हो जाए। ये वह प्रशिक्षण था जो रूई ने अकादमी शुरू होने के बाद से लिया था। दूसरा था मार्शल फाउंडेशन। हर मार्शल आर्टिस्ट को सभी क्षेत्रों की मूल बातें सीखनी पड़ती थीं। यहाँ तक कि एक शुद्ध स्ट्राइकर मार्शल आर्टिस्ट को भी कुश्ती और कुश्ती की मूल बातें सीखनी पड़ती थी। यहाँ तक कि एक शुद्ध पहलवान को भी स्ट्राइकिंग सीखनी पड़ती थी। यह उन्हें पारंपरिक युद्ध के सभी रूपों में बुनियादी अनुभव देने के लिए था। आखिरकार जब आप मार्शल मिशन पूरा करने के लिए मैदान में होते हैं तो आपको कभी भी अपना प्रतिद्वंद्वी चुनने का मौका नहीं मिलता। मार्शल फाउंडेशन ने मार्शल आर्टिस्ट को सभी क्षेत्रों में बुनियादी दक्षता हासिल करने की अनुमति दी। इन दोनों क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त करने के बाद ही किसी व्यक्ति की अपनी मार्शल आर्ट बनाने और निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आमतौर पर इस चरण तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण में ही 1 साल लग जाता है। लेकिन हाल ही में एक लड़के के बारे में अफवाहें और कहानियां अकादमी में फैल गई थी जो पहले से ही मार्शल फाउंडेशन चरण में था। कहा जाता था कि वह लड़का एक शैतान था। वह कई दिनों तक लगातार प्रशिक्षण लेता था और केवल थोड़े से अनिवार्य ब्रेक के बाद ही अपना प्रशिक्षण रोकता था। इस बेतुके प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरने का मौका दिया जो अन्यथा एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती, जिससे उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने वाली गति के करीब प्रगति करने का मौका मिला। रूई के शारीरिक प्रशिक्षण चरण को पूरा करने के कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी वह नींव जो उसने पहले ही बना ली थी। उसने बहुत कम उम्र से ही अपने शरीर को निखारना शुरू कर दिया था, हालांकि तीव्रता बहुत कम थी। उसने पहले से ही जरूरी शारीरिक आधार बना लिया था। इसके अलावा कायाकल्प और उपचार औषधियों की बदौलत उसकी विकास गति खगोलीय रूप से बढ़ गई, जिससे उसकी उत्पादकता उस स्तर पर पहुंच गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ये भी निर्णय लिया था कि वे अपने अतिरिक्त समय में यथासंभव कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण लेंगे। रूई ने गहरी सांस ली और एक रुख अपनाया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर सिर हिलाया, वह छात्र जिसके साथ उसकी जुड़ी थी। मार्शल फाउंडेशन चरण में पहुंच चुके छात्रों के लिए स्पैरिंग सत्र नियमित थे। यह उनके द्वारा सीखी गई बातों को निखारने और उसे लागू करने का सबसे अच्छा तरीका था। स्पैरिंग प्रशिक्षण प्रणाली काफी सरल थी। स्पैरिंग प्रशिक्षण में आधे छात्र एक रिंग में प्रवेश करते थे और उन्हें अन्य छात्रों से लड़ने के लिए चुनौती दी जाती थी। वे मैट पर रहते थे और लगातार तब तक लड़ते रहते थे जब तक वे हार नहीं जाते, फिर उन्हें उस छात्र द्वारा फिर से हराया जाता था जिसने उन्हें हराया था। लड़के ने एक सरल संरक्षित रुख अपनाया। रूई पर हमला करने से पहले इधर उधर घूमकर बीच बीच में एक किक मारी। किक काफी तेज और तीखी थी जिससे उसका फायदा उठाना मुश्किल हो गया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए रूई ने दूरी कम कर दी और उसकी जांघ को बांह से जकड़ लिया, आगे बढ़ने से पहले, और लड़के को धक्का देकर उसका संतुलन बिगाड़ दिया, जिससे वह अपने एक पैर से गिर गया। बैम ओ वेल बी इन .co। रूई ने निर्दयतापूर्वक उस लड़के की ठोड़ी पर जोरदार लात मारी जब वह नीचे गिरा हुआ था, जिससे वह बेहोश हो गया। अपने पिछले जीवन में यह एक स्पा के लिए खतरनाक और अस्वीकार्य होगा। हालांकि उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उपचार औषधि की उपस्थिति ने सभी जोखिमों को समाप्त कर दिया। मार्शल अकादमी चाहती थी कि उसके छात्र वास्तविक, पूर्ण प्रतिबंधित युद्ध का अनुभव करें, कुछ अत्यधिक सुरक्षित और प्रतिबंधित आदान प्रदान नहीं। मार्शल अकादमी अपने छात्रों को एक दिन अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार कर रही थी, जिसमें मृत्यु की वास्तविक संभावना थी जब वे मार्शल स्क्वायर बन गए। सक्षम मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उन्हें दर्द, मारपीट, थकावट की भावना के लिए अभ्यस्त होने की आवश्यकता होगी। इन जैसी चीजों का अनुभव करने के बाद ही जो वे नियमित रूप से मैदान में अनुभव करते थे, वे अनुभवहीनता के कारण मैदान में लड़खड़ाएंगे नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई ने गहरी सांस ली जब मेडिकल टीम के पैरामेडिक्स ने बेहोश लड़के को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटा दिया और उसे अगले मैच के लिए तैयार किया। उसके बाद जो लड़की आई, उसने उससे सावधानी से दूरी बनाए रखी। रूई ने पहले ही कई छात्रों को जल्दी से हरा दिया था। नहीं आ रहे, खैर कुछ तो होना चाहिए, वह सोचते हुए धीरे धीरे दूरी कम करते हुए अपनी जगह बदलने लगा। जब वह CQC रेंज में पहुंचा, नजदीकी मुकाबले की रेंज, उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। ये तेज लेकिन हल्का था। वह पूरी ताकत से मुक्का मारने से पहले उसे चौका देने की उम्मीद कर रही थी।
लेकिन रूई ने मुक्का मारना शुरू करते ही झुककर उसके पेट पर सीधा मुक्का मारा, जिससे उसका डायाफ्राम प्रभावित हुआ। वह झुक गई, सांस लेने के लिए हौंफने लगी, लेकिन रूई ने पहले ही अपना घुटना उसके चेहरे पर मार दिया था। बैम! वह जमीन पर गिर पड़ी और अपनी खून बह रही नाक को सहलाते हुए लुढ़कने लगी। सुपरवाइजर ने मैच खत्म होने का संकेत दिया। रूई ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने साथियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। रूई हाल ही में मार्शल फाउंडेशन स्टेज में शामिल हुआ था, वह इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इसका मुख्य उद्देश्य उनके अतीत में किए गए कुछ शोध को लागू करना था। अपने जीवन के उत्तरार्ध में रूई ने पहले से ही सबसे इष्टतम लड़ाई शैली बनाने में खुद को समर्पित करना शुरू कर दिया था। हालांकि कई लोकप्रिय शैलियां आजमाई और परखी हुई थीं, जो प्रतिस्पर्धा में टिकी हुई थीं और साबित हुई थीं कि वे व्यवहार्य थीं, रूई दिल से एक आदर्शवादी थे। पानी के जैसा बनो मेरे दोस्त। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने मन को खाली करें। पानी की तरह निराकार, आकारहीन बनो। आप एक कप में पानी डालते हैं, वह कप बन जाता है। आप पानी को बोतल में डालते हैं, वह बोतल बन जाती है। आप इसे चाय के बर्तन में डाल देते हैं, ये चाय का बर्तन बन जाता है। अब पानी प्रवाहित हो सकता है या ये क्रैश हो सकता है। पानी के जैसा बनो मेरे दोस्त। बचपन में अपने सबसे बड़े आदर्श ब्रूस ली से सुने गए ये शब्द कभी केवल विस्मयकारी शब्द थे, फिर भी वर्षों के सफल शोध से पोषित होकर वे विकसित हुए और उनके जीवन की महत्वाकांक्षा में ढल गए। क्या एक व्यवहार्य लड़ाई शैली विकसित करना संभव था जो सभी लड़ाई शैलियों के अनुकूल हो सके? क्या किसी को इस शैली का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना संभव था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही ऐसी काल्पनिक मार्शल आर्ट बनाना संभव था, क्या ये व्यवहार में ठंडी वास्तविक दुनिया में सफल होगी? क्या यह मौजूदा मिश्रित मार्शल आर्ट की नींव को पार कर जाएगी? मुझे कोशिश करनी है, मैं करना चाहता हूं। जॉन फॉकन ने मन ही मन सोचा था। उसने पहले ही एक शोध दल को इकट्ठा करने और शोध निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाला था। ऐसी लड़ाई शैली विकसित करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अफसोस, 57 साल की उम्र में उनका अस्थमा बढ़ गया था। उन्हें स्थायी चिकित्सा देखरेख और बिस्तर पर पड़े रहने के प्रतिबंधों में रहना पड़ा। वह अपने फेफड़ों को और आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उन्होंने हार नहीं मानी। 2022 की उम्र में संचार प्रौद्योगिकी ने उनके लिए दूर से अपने कर्मचारियों के साथ समन्वय करके अनुसंधान में शामिल होना संभव बना दिया। उन्होंने खुद को जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ाया, लेकिन इससे अपरिहार्य होने में और तेजी आई। 59 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में असफल रहे। वे करीब थे, केवल एक अंतिम बाधा बाकी थी, लेकिन भाग्य ने इसकी अनुमति नहीं दी। रूई ने गंभीर सांस छोड़ते हुए थकावट के कारण अखाड़े से बाहर जाने का प्रयास किया। पिछले जीवन में उनके सामने जो आखिरी बाधा थी, वह थी मार्शल आर्ट को वास्तविक जीवन में व्यवहार्य और व्यावहारिक बनाना। एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना जिससे मनुष्य इस अविश्वसनीय रूप से कठिन लड़ाई शैली को सीख सके। रूई ने अपनी विकसित की गई लड़ाई शैली के केवल कुछ ही सिद्धांतों को लागू किया था। उसने केवल इसकी बुनियादी बातों को ही लागू किया था। कई मापदंडों के मूल्यांकन के आधार पर यह भविष्यवाणी करना संभव था कि कोई व्यक्ति क्या करेगा। उन्होंने जो सबसे पहला प्रोटोटाइप एल्गोरिदम विकसित किया था, उसमें प्रतिद्वंद्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र और दूरी को पढ़कर यह भविष्यवाणी करना शामिल था कि वे क्या करेंगे। ऐसे कई नियम थे जो मानव युद्ध पर प्रतिबंध लगाते थे। सबसे पहले, मनुष्य अवचेतन रूप से हर समय संतुलन बनाए रखता है। उनका वजन बराबर बंटा होना चाहिए, नहीं तो वे गिर जाएंगे। ये ताश के पत्तों के घर के नीचे से एक पत्ता निकालने जैसा था। असमर्थित और असंतुलित वजन के कारण पूरा घर ढह जाएगा। दूसरे, किसी हमले के जमीन पर उतरने के लिए उसे सीमा के भीतर होना चाहिए। कोई भी कभी भी सीमा से बाहर हमला नहीं करता, ये सामान्य ज्ञान था, इसलिए सीमा का उपयोग उनके इरादों का अंदाजा लगाने के लिए किया जा सकता था। इसके साथ ही इस तथ्य का भी संयोजन था कि मनुष्य के 4 अंग हैं, जिसका अर्थ था कि कुछ हद तक ये पूर्वानुमान लगाना संभव था कि वह क्या करेगा। अपने पिछले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जिस लड़के को रूई ने नॉकआउट किया था, वह लड़का तुरंत ही दौड़कर आया था। वह रूई से किक करने की दूरी पर रुक गया था। इससे रूई को पहले ही पता चल गया था कि वह मुक्का नहीं मारने वाला था। मुक्के उसे किक करने की दूरी से मारने के लिए बहुत छोटे थे, जिससे एक पैर से किक बच गई। दूसरे, लड़के ने हमले से पहले अपना वजन अपने बाएं पैर पर स्थानांतरित कर लिया था।
इसका मतलब है कि उस पैर को हिलाया नहीं जा सकता था क्योंकि अन्यथा संतुलन स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाता और वह गिर जाता, जिससे पहला नियम टूट जाता। इसका मतलब था कि वह अपने दाहिने पैर से किक मारने जा रहा था। बेशक रूई को नहीं पता था कि किक ऊंची होगी, बीच में होगी, नीचे होगी, या फिर राउंड हाउस होगी या स्ट्रेट, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ये जानना कि लड़का दाएं पैर से किक मारेगा काफी था। जैसे ही किक लगनी शुरू हुई, उसने तुरंत दूरी कम कर ली। किक सिर्फ घुटने के पीछे ही खतरनाक थी, घुटने के ऊपर वे बहुत कमजोर हो जाती थी। एक बार जब रूई जांघ तक पहुंच गई, तो मैच पहले ही खत्म हो चुका था। जिस लड़की की नाक उसने तोड़ी थी, उसके खिलाफ रूई ने देखा कि जब वह उसके पास पहुंचा तो उसका वजन बराबर वितरित हो गया था, जिसका मतलब था कि लात मारने की संभावना कम थी, वह संतुलन खो देगी। इस प्रकार उसके पास केवल हाथ ही बचे थे। इस संबंध में वह वास्तव में केवल अपनी दाहिनी मुट्ठी से सीधा मुक्का मार सकती थी, जो पीछे थी, या अपनी बाईं मुट्ठी से जो सबसे करीब थी। हालांकि अपनी दूर की दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारने के लिए उसे अपना वजन बदलकर दूरी कम करनी होगी, जो वह नहीं कर रही थी। इससे उसकी बाईं मुट्ठी बच गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसके साथ क्या करेगी। हालांकि सांख्यिकीय रूप से अपने पिछले जीवन में उस लड़ाकू ने शायद ही कभी अपने रक्षक अग्रभाग से अपरकट मारा हो, इसलिए वह तुरंत कमर के स्तर पर झुक गया और उसके पेट पर सीधा मुक्का मारने की तैयारी करते हुए दौड़ा, जिससे उसे बाद में आसानी से जीत हासिल करने में मदद मिली। इस प्रकार सीमा और संतुलन का मूल्यांकन करके वह एक ऐसे तरीके से कार्य कर सकता था जो उल्लेखनीय रूप से इष्टतम था। हालांकि यह एक दोषरहित विधि नहीं थी। वास्तव में ये काफी दोषपूर्ण और सीमित थी। यह मॉडल अधिक जटिल पैंतरेबाजी के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसके अलावा असंतुलित फ्रेम के साथ हमले शुरू करने के कई तरीके थे। मॉडल को उच्च स्तर के फैक और फिंट के लिए जिम्मेदार ठहराने में कठिनाई हुई। अंततः ये लंबे समय में विफल हो गया। ये बहुत दोषपूर्ण था, लेकिन इसने बाद में आने वाली चीजों के लिए आधार का काम किया। रूई ने शारीरिक कायाकल्प औषधि पीने के बाद बुदबुदाया। वह नहीं जानता था कि उसका मार्शल आर्ट कैसा दिखेगा, लेकिन वह अपने पिछले जीवन में किए गए शोध के हर अंश का उपयोग करना चाहता था। अपने पिछले जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग करके उसे अन्य मार्शल कलाकारों पर बढ़त मिली। मैं अपने मार्शल पथ की खोज करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, उसने कई बार सोचा। मास्टर अरोनियन ने एक दस्तावेज को बड़ी दिलचस्पी से पलटा। एक सेवानिवृत्त अनुभवी मार्शल मास्टर के रूप में ऐसा बहुत कम था जो उन्होंने नहीं देखा था। इन दिनों उनकी दिलचस्पी जगाना आसान नहीं था। हर साल नए छात्र अक्सर उनके पास कुछ दिलचस्प मामले लेकर आते थे, लेकिन आखिरकार यह बहुत नया नहीं था। हाल ही में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे वाकई आश्चर्यचकित कर दिया। एक 13 वर्षीय नौसिखिए के लिए बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के लगातार कई मानसिक कायाकल्प औषधियों का सेवन करना कैसे संभव था। उसने दस्तावेजों पर डेटा को ध्यान से पढ़ा। रूई की मनोवैज्ञानिक संरचना अवास्तविक थी, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक थे कि भविष्य में रूई कैसे आगे बढ़ेगी। रूई और केन को अकादमी में शामिल हुए 3 महीने बीत चुके थे। वे दोनों अब 14 साल के हो गए थे। पहले वाले ने अभी अभी फाउंडेशन स्टेज को पूरा किया था। आमतौर पर इसमें 6 महीने लगते, लेकिन आजीवन लक्षित प्रशिक्षण के कारण, जिसमें वह शामिल था, मानसिक कायाकल्प औषधियों के प्रति उसकी असाधारण सहनशीलता के कारण वह अपने साथियों से काफी आगे निकल गया। रूई ने अप्रेंटिस स्पैरिंग सेंटर में बैठे हुए अपने सामने के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। वहां एक रिंग पर कई छात्र एकत्रित थे और बीच में एक वृद्ध महिला थी जो 40 के आसपास की लग रही थी। बस उसे देखते रहने से उस पर भारी उपस्थिति का असर हुआ। उसने चारों ओर उन लोगों पर नजर डाली जो उसके चारों ओर खड़े थे। उनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे थे, केन, फे, मिलियाना और फेलिक्स। मार्शल अप्रेंटिस एक मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक के साथ कुछ प्रशिक्षण में लगे हुए थे। उसने सभी को एक साथ हमला करने का निर्देश दिया था। माहौल तनावपूर्ण था, फिर भी वह महिला पूरी तरह से शांत और संयमित थी। उसकी तुलना में अन्य छात्र कड़ू थे। आओ, उसने शांतिपूर्वक निर्देश दिया। एक भारी पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर भी अगले ही पल प्रशिक्षुओं ने उस पर हमला कर दिया। फे उसके सबसे करीब थी, उसने जल्दी से दूरी कम कर ली और फिर हथेली के हमलों की बौछार शुरू कर दी। प्रत्येक हथेली अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी थी, जैसे कि हवा के झोंके उसके हर आंदोलन के साथ थे। रूई ये दृश्य देखकर दंग रह गया। प्रत्येक हमले ने रूई को दीवार तोड़ने वाले विस्फोटकों की याद दिला दी, जिनका इस्तेमाल स्वॉट टीमें उसके पिछले जीवन में लक्षित इमारतों और सुविधाओं में घुसने के लिए करती थीं।
वह वास्तव में मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा पीछे हट रही थी। रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर उसने तीसरे राउंड में उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया होता तो उसे उसका मुकाबला करने का मौका मिलने से पहले ही उसकी बाहें टूट चुकी होती। फिर भी उसके बम की विस्फोटक शक्ति से पहले भी मार्शल स्क्वायर पूरी तरह से शांत था। उसने अपने हाथ उठाए और लगभग सुस्त भाव के साथ फे के सभी हमलों को साफ साफ मोड़ दिया और रोक दिया। इससे पहले कि फे कोई प्रतिक्रिया दे पाती, मार्शल स्क्वायर ने तेजी से एक हल्का लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज लेग स्वीप फेंका, जिसने फे को उसके पैरों से साफ साफ गिरा दिया और वह अपने घुटनों पर गिर गई। अचानक मार्शल स्क्वायर को 3 और प्रशिक्षुओं ने घेर लिया। उनमें से एक को किक करने की मार्शल आर्ट आती थी, जबकि अन्य 2 पहलवान लग रहे थे। दोनों पहलवानों ने उसके अंगों को जकड़ लिया ताकि तीसरा पहलवान उस पर सबसे जोरदार हमला कर सके, लेकिन उसने केवल उन दोनों को उठाया और उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह लात को रोक सके, और फिर तेजी से उसे लात मारते हुए उसे बीच बॉल की तरह उछलता हुआ दूर ले गई। अचानक एक आकृति उसकी अंधदृष्टि से तेजी से उसकी ओर बढ़ी, इस उम्मीद में कि वह उसकी चेतना को चकमा देकर निकल जाएगी। केन, रूई ने कहा। फिर भी जैसे ही वह हमला करने की सीमा के भीतर पहुंचा, वह उससे नजरें मिलाने के लिए मुड़ी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम फुर्तीले हो, है ना? वह लगभग ऊब कर बोली। इसके बाद जो हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि केन भी इसे समझ नहीं पाए। उसने उसे पकड़ लिया और इतनी तेजी से अपने कंधे पर उछाला कि उसे दुनिया के धुंधलेपन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया, और फिर वह जमीन पर गिर गई। इससे रूई सचमुच चौंक गई। केन को पछाड़ दिया गया। सभी लोगों में से केन। उसने उनके सभी हमलों का सामना व्यक्तिगत रूप से और एक साथ अपेक्षाकृत आसानी से किया। 1 घंटे बाद हर एक प्रशिक्षु जमीन पर गिर गया। वे सभी थके हुए और चोटिल थे। फिर भी मार्शल स्क्वायर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ हल्का व्यायाम किया है। ये दृश्य देखकर रूई को लगा कि वह छोटा है। उन मार्शल अप्रेंटिस में से एक भी उसे आसानी से धमका सकता था, फिर भी उनमें से कई एक साथ मार्शल स्क्वायर द्वारा धमकाए गए। उसे अपनी अर्जित शक्ति पर थोड़ा भरोसा होने लगा था, लेकिन वह पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। रूई ने आह भरी। मुझे उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वह सोच विचार कर पूछ रहा था। उन्होंने प्रशिक्षुओं और मार्शल स्क्वायर के बीच समूह स्पैरिंग सत्र को देखने के लिए ब्रेक लेने का समय लिया था, जिसके बारे में केन ने उन्हें बताया था कि यह होने वाला था। आमतौर पर प्रशिक्षक नौसिखियों को अनिर्धारित ब्रेक लेने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन हर प्रशिक्षक जानता था कि रूई आलसी नहीं है। रूई ने जिस बेतुके नारकीय शेड्यूल से उसे गुजारा, उसने सबसे सख्त और कठोर प्रशिक्षकों को भी पूरी तरह से चकित कर दिया। जब रूई ने उन्हें कारण बताया तो उन्होंने तुरंत इसकी अनुमति दे दी। उसने पहले ही अपने प्रशिक्षकों का सम्मान अर्जित कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि उसके जैसे काम करने वाले व्यक्ति को काम में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। अरे यार, क्या तुम ठीक हो? रूई ने केन से पूछा जब स्क्वायर छात्रों को उनकी कमियों और खामियों के बारे में निर्देश देकर वहां से चला गया। केन ने अपनी बाहें फैलाते हुए आह भरी। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं है कि उसने पहले मार्शल स्क्वायर के साथ मुकाबला नहीं किया था। ये सिर्फ इतना है कि वे आमतौर पर एक मार्शल सेज के बेटे के रूप में उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सौम्य और सम्मानजनक थे। अकादमी में स्क्वायर प्रशिक्षकों को इसकी परवाह नहीं थी। अकादमी किसी भी तरह के पक्षपात पर बहुत सख्त थी। मार्शल अकादमियां ऐसी संस्थाएं नहीं थीं जिन्हें मार्शल सेज द्वारा धमकाया जा सके। आखिरकार वे पूरे मार्शल यूनियन का विस्तार थीं, और सभी मार्शल अकादमियों के ग्रैंडमास्टर एक ऐसा पद था जिस पर वर्तमान में एक प्रसिद्ध मार्शल सेज का कब्जा था। मुझे इतनी ज्यादा पिटाई की आदत नहीं है, खासकर मेरे साथियों के साथ, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा।